एक शिकार के दौरान लड़के के साथ बहुत डरावनी बात हो जाती है। वो अचानक अपने सामने एक बहुत बड़ा शेर देखता है। खतरे को महसूस करके वो जल्दी अपने छोटे भाई को पीछे छुपा लेता है। ऐसे खतरनाक जानवर के सामने वो जानता है कि एक गोली से भी इसे नहीं मारा जा सकता। सरगेई कुछ ऐसा करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। आखिरी पल में वो अपना हथियार नीचे रख देता है। शेर राजा को दिखाना चाहता है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हैरानी की बात ये कि शेर का गुस्सैल चेहरा धीरे धीरे नरम होने लगता है। पर अचानक एक गोली की आवाज आती है और ये नाजुक पल टूट जाता है। गोली चलाने वाला था सरगेई का पापा निकोलाई, पर निकोलाई ने गलत हिसाब लगाया। शेर दहाड़ता है और सरगेई पर झपट्टा मारता है। उसके तेज दांत सरगेई के शरीर में धंस जाते हैं। निकोलाई बहुत सारी गोलियां चलाता है ताकि शेर रुक जाए, पर कोई फायदा नहीं। शेर सरगेई को उठाकर ले जाता है। निकोलाई को यकीन था कि उसका बेटा अब बच नहीं सकता, पर किस्मत ने चुपके से अपना खेल बदल दिया। शेर का खून गलती से सरगेई के घाव में मिल जाता है, जैसे कोई रहस्यमयी दरवाजा खुल गया हो। उनके जीन अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। शेर को भी ये महसूस होता है। वो लड़के को छोड़ देता है और चला जाता है। चमत्कार की तरह सरगेई बच जाता है, पर निकोलाई को बेटे के मरने से बचने पर कोई खुशी नहीं होती। एक मशहूर माफिया आदमी होने की वजह से वो सरगेई की कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि बेटे में भेड़िए जैसी खूनी आदतें हों। वो उसे जंगल के क्रूर नियम बताता है और कहता है कि एक दिन परिवार का बिजनेस संभालना है। इस सख्त परवरिश से सरगेई टूटता और दुखी होता है, पर वो अपने बेरहम पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। पर जब वो शेर की भरी हुई लाश को डिस्प्ले पर देखता है तो उसका गुस्सा अब दब नहीं पाता। सरगेई अपने कमरे में बंद हो जाता है। कसम खाता है कि वो कभी अपने पापा जैसा ठंडा खूनी मॉन्स्टर नहीं बनेगा। कुछ समय पहले उसकी माँ ने घरेलू जुल्म सहते सहते अपनी जान दे दी थी। परिवार से गुस्सा और निराशा में वो हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वो एक रहस्यमयी कार्ड निकालता है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। पर जैसे ही वो सावधानी से छत पर चढ़ता है तो उसके पैरों तले टाइल्स टूट जाती हैं। वो सोचता है कि जमीन पर जोर से गिरेगा, पर हल्के से उतर जाता है। सरगेई को यकीन नहीं होता कि ऐसा क्या हुआ, पर सोचने का वक्त नहीं। वो अपनी माँ के पैतृक शहर की तरफ लंबी यात्रा शुरू करता है। रूस के दूर दराज के एक बहुत बड़े घास के मैदान में वो प्रकृति की खूबसूरती देख रहा होता है कि अचानक बहुत डरावनी आवाज आती है। सरगेई पीछे मुड़ता है और हैरान रह जाता है। दूर से एक बहुत बड़ा जंगली भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। ऐसे घने हमले के सामने शेर जैसा ताकतवर जानवर भी पीछे हट जाता। खुले मैदान में छुपने की जगह नहीं। वो सिर्फ कान बंद करके सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है। पर अजीब बात यह कि भैंसें उसे कुचलती नहीं, उल्टे वो दोनों तरफ से निकल जाती हैं। फिर उसे पता चलता है कि लीडर भैंस अपने शरीर से उसे बचा रही है। पूरे झुंड के गुजरने के बाद भैंस राजा भी चला जाता है। तभी सरगेई को पता चलता है कि वो न सिर्फ जानवरों से बात कर सकता है, बल्कि उसकी शारीरिक ताकत इंसानी हद से बहुत आगे है। थोड़ी सी ताकत से वो भाला 100 मीटर दूर फेंक सकता है। उसकी स्पीड चीते जैसी है। वो दौड़ते हिरण को पल में पकड़ लेता है। उसकी विस्फोटक ताकत हैरान करने वाली है। पैर की अंगुलियों से हल्का सा धक्का लगाकर वो हवा में उड़ जाता है। उसकी सुनने की ताकत भी बदल गई है। वो घाटी की नदी में पानी की बूंदों की संख्या भी गिन सकता है। अचानक घाटी में गोली की आवाज गूंजती है। वो तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और 1 किलोमीटर दूर 2 शिकारी देखता है। सरगेई उन्हें रोकने दौड़ता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। जमीन पर दर्जनों मरी हुई भैंसें देखकर उसमें गुस्सा भर जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, शिकारी उसके पास आते हैं और उसे फौरन वहां से जाने को धमकाते हैं। ये बातें सरगेई के अंदर छुपे जानवर को जगा देती हैं। वो जमीन से चाकू उठाता है और जंगली जानवर की तरह उन पर झपट्टा मारता है। उसके लोहे जैसे मुक्कों के सामने दोनों शिकारियों के पास लड़ने का मौका नहीं रहता। दूर एक और शिकारी ग्रुप देखकर और जमीन पर मरी भैंसों को देखकर सरगेई मन ही मन कसम खाता है वो इन जानवरों के लिए इंसाफ लाएगा। 16 साल बीत जाते हैं। सरगेई अब एक लेजेंडरी कातिल बन चुका है। मार्वल के टॉप विलेन के तौर पर उसका नाम अंडरवर्ल्ड में डर पैदा करता है। क्रेवन की लिस्ट में किसी का नाम आया तो बचना नामुमकिन। अगले टारगेट के करीब आने के लिए वो कैदी बनकर जेल में भी घुस जाता है, पर जैसे ही सेल में घुसता है तो हैरान रह जाता है। उसका सेलमेट भी खतरनाक आदमी लगता है। बेकार की लड़ाई से बचने के लिए क्रेवन एक शर्त रखता है। सरगेई ने दावा किया कि वो 3 दिन में बाहर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसका सेलमेट उसके साथ जो चाहे कर सकता है। उसका सेलमेट हैरान रह जाता है, पर मुस्कुरा देता है। अगले दिन यार्ड टाइम में 2 बेवकूफ गुंडे उसके पास आते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ सब कुछ उनके बॉस सिमोन का है और नए लड़के को सबक सिखाने आए हैं, पर वे जल्दी ही अपनी बेवकूफी की कीमत चुकाते हैं। क्रेवन बस थोड़ी सी ताकत से दोनों को जमीन से ऊपर उठा लेता है। खुशकिस्मती से गार्ड्स ठीक वक्त पर आ जाते हैं
और बड़ी त्रासदी होने से बच जाती है। इसके बाद क्रेवन को किंगपिन के कमरे में ले जाया जाता है, पर वो बिल्कुल टेंशन में नहीं है। उसे पता है कि ये आदमी कौन है, यही वजह से वो यहाँ आया था। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान हटता है तो क्रेवन हमला कर देता है। दोनों बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते कि पहले ही जमीन पर गिर चुके होते हैं। सीमन को खतरा महसूस होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हंगामा सुनकर जेल के गार्ड्स दौड़कर आते हैं, पर क्रेवन उसे पकड़कर ऊपरी लेवल से फेंक देता है। वो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता है, फिर ताकत से रास्ता फाड़कर भागने का रास्ता बना लेता है। जेल का अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है, पर क्रेवन बहुत तेज है। उसके सामने कोई हथियार बेकार है। बस 1 मिनट में वो जेल से बाहर निकल जाता है, पर उसके बाहर एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। एक बहुत बड़ा तूफान उसे निगल लेता है। बर्फीली आंधी में क्रेवन दिशा खो देता है। तभी उसे अचानक खूनी मौजूदगी महसूस होती है। एक टुंड्रा वुल्फ उसके सामने आ जाता है, पर क्रेवन अपनी टेलीपैथी इस्तेमाल करता है। वुल्फ फौरन आज्ञाकारी हो जाता है। उसके साथ चलकर क्रेवन अपनी एक्सट्रैक्शन टीम से मिल जाता है। फिर वो अपने शरीर पर टैटू मिटा देता है। जब मिलिट्री आती है तो उन्हें सिर्फ वुल्फों से चीर फाड़ हुई लाश मिलती है। मिशन पूरा करके क्रेवन घास के मैदानों में लौटता है। वहां उसे एक ग्रुप ऑफ पोचर्स भैंसों का कत्ल करते दिखता है। वो उनके काफिले के रास्ते में चुपके इंतजार करता है। ये पोचर्स सोचते हैं कि क्रेवन को आसानी से मार देंगे, पर वे अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अंदाजा लगा चुके हैं। क्रेवन जंगली जानवर की तरह एक ट्रक भर के लोगों को कुछ सेकंड में खत्म कर देता है। पिकअप ट्रक पर बैठा लीडर घबरा जाता है। हालात कंट्रोल से बाहर देखकर वो भागने लगता है, पर क्रेवन उसे जाने नहीं देता। वो चुपके से नंबर प्लेट याद कर लेता है। भागता हुआ लीडर अपने बॉस को रिपोर्ट करने लौटता है। तभी उसके सिर पर क्रॉसबो का तीर लगता है। क्रेवन उसका नाम लिस्ट से काट देता है। बाहर निकलते वक्त दरवाजा भी बंद कर देता है। खुशबू से गाइड होता हुआ वो एक औरत के सामने पहुंचता है। वो सालों से संभाल कर रखा कार्ड निकालता है। उसी पल कैलिप्सो समझ जाती है कि क्रेवन वही छोटा लड़का है। उस वक्त जब शेर सरगेई को मुंह में लिए था तो कैलिप्सो और उसका परिवार पास से गुजर रहे थे। कार्ड उसकी नानी ने ट्रिप से पहले दिया था। फॉर्च्यून रीडिंग के बाद कहा था कि ये खतरे से बचाएगा। नानी ने एक रहस्यमयी इलाज भी दिया था जो परिवार में पीढ़ियों से था। शायद किस्मत ने मिलाया कि कैलिप्सो शेर से टकराई। जानवर ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर कैलिप्सो को देखते ही उसकी आंखों में गुजारिश थी। कैलिप्सो ने सरगेई को वो इलाज पिलाया। जाने से पहले कार्ड दे दिया ताकि उसे अच्छी किस्मत मिले। डॉक्टरों ने सब कुछ किया, पर चोटें बहुत गहरी थीं। सरगेई को मरा हुआ घोषित कर दिया गया, पर जैसे ही मशीनें बंद करने वाले थे वो चमत्कार की तरह जिंदा हो उठा। अपने दिल के रहस्य को सुलझाने के लिए वो 16 साल तक ढूंढता रहा। आखिर कैलिप्सो की मौजूदगी महसूस कर ली। अब तक कैलिप्सो लंदन में बहुत मशहूर वकील बन चुकी थी, पर उसके मेंटर की हाल ही में एक केस संभालते हुए हत्या हो गई थी। क्रेवन उसे बताता है कि उसने पहले ही बदला ले लिया है। कातिल सेमोन था, जो जेल वाला आदमी। कैलिप्सो को यकीन नहीं होता। वो घर लौटती है और चेक करती है। सेमोन सच में जेल में मर चुका था। वो फिर क्रेवन से मिलती है, मान लेती है कि वो आदमी सजा का हकदार था, पर क्रेवन के तरीके को कबूल नहीं कर सकती, खासकर जब वो सिर्फ एहसान चुकाने के लिए ऐसा किया। पर दोनों को पता नहीं था कि सेमोन की मौत की खबर राइनो के कानों तक पहुंच चुकी थी। क्रेवन के पापा के अंडर छोटा मोटा गुंडा रह चुका राइनो अब बहुत खतरनाक महत्वाकांक्षा वाला हो चुका था। अपना दायरा बढ़ाने के लिए वो सेमोन के पुराने राइट हैंड ओमारे से मिलने का प्लान बनाता है। उम्मीद करता है कि वो उसके लिए काम करेगा, पर ये साफ सुथरा और अच्छे अंदाज वाला आदमी राइनो जैसे डरावने नाम से बिल्कुल नहीं मिलता। अपनी ताकत दिखाने के लिए राइनो बैकपैक से एक नली निकालता है। उसका हाथ बदलने लगता है। ओमारे के आदमी घबरा जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं। राइनो जमीन पर गिर जाता है, पर वो नहीं मरता। वो आराम से धूल झाड़ता है और खड़ा हो जाता है। शर्ट खोलता है, अपनी सख्त त्वचा से गोलियां निकालता है। नली फिर जोड़ता है तो उसका शरीर नॉर्मल हो जाता है। ऐसे डरावने मॉन्स्टर के सामने ओमारे के पास चारा नहीं बचता। वो उसके साथ चलने को मजबूर हो जाता है। ओमारे क्रेवन के पापा निकोलाई से मिलने का इंतजाम करता है। निकोलाई उनके बॉस की मौत पर अफसोस जाहिर करता है, उन्हें शरण देने का वादा करता है। असल में निकोलाई उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, पर कुछ बातों के बाद उसे शक हो जाता है। राइनो के भेजे कातिल अचानक हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से निकोलाई ने ऐसे हमले के लिए तैयारी रखी थी, पर उसका छोटा बेटा दिमित्री इतना डर जाता है कि छुप जाता है। ये निकोलाई को बहुत निराश करता है। वो चाहता था कि दिमित्री मर्द की तरह हिम्मत दिखाए, न कि कछुए की तरह छुप जाए। असफल कत्ल की खबर जल्दी राइनो तक पहुंच जाती है। वो बहुत गुस्सा होता है, पर हैरान नहीं। आखिर निकोलाई कोई साधारण आदमी नहीं था। उसी वक्त उसके आदमी उसे एक USB ड्राइव लाते हैं, जिसमें क्रेवन की जेल ब्रेक की फुटेज है। ये जानकर कि लेजेंडरी हंटर असल में निकोलाई का बेटा है, राइनो चौंक जाता है। अगर दोनों फिर मिल गए तो खून की नदियां बहेंगी। राइनो एक अजीब कातिल भेजता है, एक ऐसा आदमी जिसकी ताकत है कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा
वो फौरन हिप्नोटाइज हो जाएगा। इधर क्रेवन को खतरे का अंदाजा नहीं। वो अपने भाई के बर्थडे पर सरप्राइज देने चाहता है। बिना हाथ लगाए एक स्काईस्क्रेपर पर चढ़ता है। पापा के सारे सर्विलांस से बचता हुआ आखिर दिमित्री से मिलता है। पता चलता है कि जब क्रेवन घर छोड़कर भागा था तो दिमित्री उसके साथ जाने की मिन्नत करता था, पर क्रेवन ने मना कर दिया। सालों से दिमित्री पापा की डांट सहता रहा। क्रेवन को बहुत गिल्ट होता है। पापा दिमित्री की सेल्फ एस्टीम को कुचलता रहता है, पर बच्चे को अभी भी पापा की तारीफ चाहिए। क्रेवन ने निकोलाई को बहुत पहले समझ लिया था। वो भाई से कहता है कि उस बेरहम आदमी से दूर रहना। जैसे ही वो और बताने वाला होता है तो उनका पापा अचानक आ जाता है। भाई का बर्थडे खराब ना हो इसलिए क्रेवन मुस्कुराता है। पार्टी के बाद वो अकेला पार्क में रात गुजारता है। सुबह विदाई देने जाता है तो कमरा लूटा हुआ मिलता है। भाई गायब है। बिस्तर पर खून का धब्बा है। वो फौरन बालकनी पर दौड़ता है। भाई को कार में धक्का देकर ले जाते देखता है। बिना सोचे वो कूद जाता है। ऊंचाई उसके लिए कुछ नहीं, पर वो एक कदम पीछे रह जाता है। किडनैपर्स कार से भाग चुके होते हैं। क्रेवन हार नहीं मानता। वो जानवर जैसी स्पीड से उनका पीछा करता है। जैसे जैसे दूरी कम होती है उसकी मांसपेशियां फूलने लगती हैं। वो सांड की तरह कार से टकराता है, फिर एक छलांग में उस पर चढ़ जाता है। वो खिड़की तोड़कर भाई को बचाने की कोशिश करता है, पर कार बहुत तेज चल रही है। क्रेवन बचाव करते हुए गिर जाता है। किडनैपर्स दिमित्री को दूर के डॉक पर ले जाते हैं, पर क्रेवन पीछे नहीं छूटता। हेलीकॉप्टर उड़ने से ठीक पहले वो नेट रस्सी से फ्रेम पकड़ लेता है। पैर जमीन पर जमाकर पूरी ताकत से रोकता है। जब असैसिन हथियार निकालता है तो क्रेवन रस्सी बांधता है, गोलियों से बचता है, स्टील पाइप उठाता है और हवा में उछलता है। गनर कुछ समझ पाता कि पहले ही नीचे गिर चुका होता है। हेलीकॉप्टर आखिर आजाद हो जाता है। क्रेवन आखिरी कोशिश में पकड़ लेता है। समंदर पर सैकड़ों मीटर खिंचता है। आखिर एक बुई से टकराकर गिर जाता है। वो बस भाई को जाते देख सकता है। क्रेवन मदद के लिए कैलिप्सो के पास जाता है। उम्मीद करता है कि उसके रिसोर्स से किडनैपर्स का ठिकाना पता चलेगा। वो मान लेती है कि वक्त लगेगा, इसलिए क्रेवन अपने पापा से मिलने जाता है। पता चलता है कि निकोलाई को पहले से सब पता है। किडनैपर्स ने कटी उंगली सबूत के तौर पर भेजी है। 20 मिलियन की फिरौती मांग रहे हैं। पैसे निकोलाई के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो न्यूयॉर्क का सबसे डरावना माफिया है, पर सरेंडर करने से उसकी बदनामी हो जाएगी। यहाँ तक कि फिरौती देने पर भी उसे यकीन है कि वो बंधक नहीं छोड़ेंगे। सब सोचने के बाद निकोलाई फिरौती को इग्नोर करने का फैसला करता है। क्रेवन की आखिरी उम्मीद टूट जाती है जब वो देखता है कि पापा ने दिमित्री को छोड़ दिया। वो समझ जाता है कि अब उसे अकेले दुश्मन से लड़ना है और भाई को अपनी ताकत से बचाना है। खुशकिस्मती से कैलिप्सो की तरफ से ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसके एक दोस्त ने बेस ढूंढ लिया है, पर जैसे ही वो निकलती है तो वो दोस्त अजीब असैसिन से टकरा जाता है। पता चलता है कि दोस्त पहले ही खरीदा जा चुका था, पर उसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ धोखे से बहुत नफरत करती है। किडनैपर्स का बेस एक बहुत ऊंची चट्टान पर छुपा होता है, पर क्रेवन के लिए ये कोई चुनौती नहीं। वो छिपकली की तरह चट्टान से चिपक कर किला में घुस जाता है। एक गार्ड मुश्किल से दिखता है कि उसके गले में उड़ता चाकू धंस जाता है। क्रेवन भूत की तरह गार्ड्स के बीच घूमता है। उसके कदम इतने हल्के कि कोई आवाज नहीं होती। सबसे चौकस सेंट्री भी खतरे को नहीं भांप पाते, पर सबसे बड़ा हंटर भी कभी गलती कर सकता है। उसकी मौजूदगी से अलार्म बज जाता है। फिर भी दुश्मन अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अंदाजा लगा चुके थे। गोलियां कुछ सेकंड में थम जाती हैं। ओमारे ग्रुप को लीड करता है और लड़ने की कोशिश करता है, पर क्रेवन के हमले से वो उड़ जाता है। जैसे ही क्रेवन उसे भाई की जगह पूछने वाला होता है तो उसे खतरा महसूस होता है। एक रॉकेट उसकी तरफ आता है। बचने का वक्त नहीं। क्रेवन और ओमारे दोनों चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। धमाका भूस्खलन शुरू कर देता है। अपने लीड को बचाने के लिए क्रेवन ओमारे को अपने शरीर से ढक लेता है। शहर की दीवार फिर टूट जाती है। क्रेवन भाग नहीं पाता और पूरी तरह मलबे में दब जाता है। इसके बाद असैसिन क्रेवन की लाश में कुछ ढूंढता है। बॉस को फोटो भेजने की तैयारी करता है, पर वो नहीं सोचता कि क्रेवन अचानक उसके पीछे आ जाएगा। दोनों कातिल कुछ समझ पाते कि क्रेवन उन्हें नीचे गिरा देता है। इधर दिमित्री को राइनो के सामने लाया जाता है। राइनो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टे वो बहुत कम ही रहम दिखाता है। वो मानता है कि दिमित्री को पापा ने लंबे समय से नजरअंदाज किया। उसका बचपन राइनो जैसा रहा। दिमित्री का भरोसा जीतने के लिए राइनो अपना राज बताता है। उसने एक्सट्रीम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे वो आज का रूप ले सका। बहुत ताकत मिली, पर लगातार दर्द भी सहना पड़ता है। अपने मॉन्स्टर रूप से नफरत करने के बावजूद वो एक सच समझता है, सिर्फ मजबूत को इज्जत मिलती है। वो दिमित्री से कहता है कि वो भी वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, ताकत लेकर निकोलाई के क्रिमिनल एम्पायर पर कब्जा कर ले। पर तभी उसके आदमी रिपोर्ट करते हैं कि कोई घुस आया है। सब हथियार निकाल लेते हैं। राइनो को उम्मीद नहीं थी कि क्रेवन इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, पर जब एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं तो क्रेवन नहीं, वो विदेशी है। जैसे ही वो चश्मा उतारता है तो सब हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। वो भूत की तरह कॉरिडोर में घूमता है और सीधे दिमित्री के सामने पहुंच जाता है।
विदेशी राइनो को चेताता है कि क्रेवन को पकड़ने से पहले दिमित्री को मत मारना। उसे पता चला है कि क्रेवन की एकमात्र कमजोरी उसका भाई है। फिर वो जेब से एक अजीब पौधा निकालता है। ये साइबेरिया की दुर्लभ स्पीशीज है, वही पौधा जिससे क्रेवन अपने जहरीले तीर बनाता है। उसकी जगह पता करो तो क्रेवन को ट्रैक कर सकते हैं। इधर क्रेवन कैलिप्सो की सेफ्टी की चिंता में उसे साइबेरिया के अपने छुपने की जगह ले जाता है। वहाँ रिसर्च उपकरण और दुर्लभ जड़ी बूटियां भरी हैं। पता चलता है कि क्रेवन सालों से पौधों पर रिसर्च कर रहा था। उम्मीद करता था कि वो पुराना इलाज दोबारा बना सके जो उसे बचाया था, पर कैलिप्सो को रेसिपी नहीं पता। वो उसकी नानी के साथ खत्म हो गई। उसी वक्त विदेशी और राइनो भयानक नया जहर लेकर आते हैं। एक बार इंजेक्ट होने पर इंसान के सबसे गहरे डर जाग जाते हैं, ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वो बुरे सपने में मर जाता है। पर जल्दी उन्हें अजीब मुसीबत आती है। जंगल में कुछ खतरनाक छुपा है। एक चीता पेड़ों से निकलता है और फिर गायब हो जाता है। हंगामा में दिमित्री जंगल में भाग निकलता है। राइनो टीम भेजता है उसे ढूंढने। उसे पता नहीं कि वो क्रेवन के जाल में जा रहे हैं। हंट शुरू हो चुका था। जंगल में क्रेवन भूत की तरह घूम रहा था। असाइसिन्स के गोली चलाने से पहले ही वो जमीन पर मरे पड़े थे। बाकी आदमी घबरा गए, पर भागने का वक्त नहीं बचा। राइनो समझ गया कि उसके आदमी खत्म होने वाले हैं। उसने हेलीकॉप्टर से इलाके पर बम गिराने का ऑर्डर दिया, पर क्रेवन बहुत तेज था। वो आसानी से विस्फोटकों से बच जाता है, पर जैसे ही वो लौट रहा होता है तो उसे जहरीला तीर लग जाता है। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और शरीर डगमगाने लगता है। अचानक मकड़ियां उसे घेर लेती हैं। क्रेवन एक बुरे सपने में फंस जाता है। विदेशी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो उसका मन तोड़ने की कोशिश करता है। क्रेवन को हकीकत और वहम में फर्क नहीं समझ आता। वो लड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी हलचल धीमी हो जाती है। जब वो आखिर हमला करता है तो कुछ नहीं लगता। उसकी रक्षा टूट जाती है, जैसे विदेशी कत्ल करने वाला होता है तो उसके माथे में तीर लग जाता है। कैलिप्सो ठीक वक्त पर आ जाती है। क्रेवन को मौत के बहुत करीब देख वो रहस्यमयी इलाज इस्तेमाल करती है। क्रेवन होश में आ जाता है। इधर राइनो को अपने आदमियों से अपडेट मिलता है। वो सोचता है कि क्रेवन मर चुका है। वो दिमित्री के साथ बेस की तरफ लौटने की तैयारी करता है, पर तभी उसे बहुत डरावना नजारा दिखता है। भैंसों का बहुत बड़ा झुंड। राइनो जानता है कि ऐसे हमले से कोई नहीं बच सकता। वो चुपके से अपनी पीठ की नली निकालता है। उसका शरीर सेकंड में सख्त हो जाता है। इंसानी कारें राइनो के सामने कागज जैसी कमजोर थीं। क्रेवन जल्दी पकड़ लेता है। राइनो कार पर चढ़ जाता है। क्रेवन पहले हमला करता है। फ्लाइंग किक से उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। जब कार कंट्रोल से बाहर घूमती है तो राइनो बचाव नहीं करता। जोर से क्रेवन दूर उड़ जाता है। राइनो फिर कार उठाता है। क्रेवन तेजी से पास आता है। हमलों से बचता हुआ चेहरा चेहरा होता है, पर चाहे कितनी ताकत से मारे राइनो को चोट नहीं लगती। उल्टे क्रेवन दर्जनों मीटर दूर उड़ जाता है। क्रेवन झटके से बेहोश हो जाता है। उसे होश आने से पहले राइनो फिर हमला करता है। क्रेवन के पास लड़ने का मौका नहीं बचता। एक जोरदार चार्ज से राइनो दोनों को और ट्रक को हवा में उड़ा देता है। क्रेवन ट्रक के नीचे दब जाता है। राइनो जीतकर मुस्कुराता है, पर क्रेवन फिर उठ खड़ा होता है। उसे फिर पकड़ लिया जाता है। बहुत ज्यादा ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे वो बेहोश होने वाला होता है तो उसे राइनो की कमजोरी दिखती है। वो पूरी ताकत इकट्ठा करके मेटल रॉड राइनो की कमजोर जगह में घोंप देता है। राइनो दर्द से दहाड़ता है और उसे छोड़ देता है, पर इससे वो और गुस्सा हो जाता है। क्रेवन जल्दी स्टील केबल निकालता है। अपनी तेज रिफ्लेक्स से राइनो के चारों तरफ लपेट देता है। दूसरा सिरा हवा में फेंकता है और उसे दौड़ते भैंस से बांध देता है। भैंसों के झुंड से रौंदे जाने के बाद राइनो मुश्किल से जिंदा बचता है। उसका घमंड पूरी तरह कुचल जाता है, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्रेवन अपने पापा को ट्रैक करता है। पता चलता है कि निकोलाई ने ही जेल ब्रेक की फुटेज राइनो को भेजी थी। जब दबाव डाला जाता है तो निकोलाई इनकार नहीं करता। उसे पहले से पता था कि लेजेंडरी हंटर उसका बेटा है, इसलिए उसने चुपके राइनो से संपर्क किया। दिमित्री के साथ बंधन को चारा बनाकर इस खतरे को किसी और के हाथों खत्म करना चाहता था। क्रेवन को बहुत निराशा होती है, पर वो अपने पापा को मार नहीं पाता। जैसे वो जाने वाला होता है तो जंगल से भालू की दहाड़ गूंजती है। निकोलाई घबराकर राइफल उठाता है, पर उसमें कोई गोली नहीं होती। उसी वक्त क्रेवन ने रस्सी ढीली कर दी होती है। भालू हमला करता है। 1 साल बाद क्रेवन अपने भाई के बर्थडे पर जाता है। वहां देखता है कि पहले कमजोर लड़का अब पूरी तरह पापा का बिजनेस संभाल चुका है। ये देख क्रेवन चौंक जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई अगला निकोलाई बने। पार्टी के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जो देखता है वो उसे हिला देता है। पता चलता है कि दिमित्री ने बहुत पहले डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था। क्रेवन यकीन नहीं कर पाता। जो कमजोर छोटा भाई वो जानता था, वो सब कुछ चुपके से प्लान कर चुका था। यहाँ तक कि क्रेवन खुद उसके शतरंज के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था, और ये चालाक रंग बदलने वाला अब ऐसी तबाही लाने वाला था जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी। और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।